हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नया टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं फिर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? वैसे नाम से क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस, देखो इलेक्ट्रो से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस का क्या मतलब होता है? लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन और डीकॉम्पोजिशन। तो यहां से हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का? इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये एक डिकॉम्पोजिशन है किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का। कब? जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, किसी भी स्टेट में, तो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस की। इट इज अ process, it is the process of decomposition it is a process of decomposition of electrolytic decompositions of electrolytic solution, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट by passing electricity through its molten state और एक्वस स्टेट, किसी भी स्टेट में हम ये कर सकते हैं। बट ये होगा किसके अंदर? ये होगा सेल के अंदर। और इसके लिए कौन सा सेल हम यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, कैसे बनता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर हम बनाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमारा बनेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनेगा देखते हैं वो हम। सबसे पहले हमने बनाया है एक चैम्बर, ये ले लिया हमने। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करेंगे। ये हमने लिया है एक इलेक्ट्रोड, ये है हमारा सेकेंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस साइड क्या है? ये एनोड है, ये होगा हमारा कैथोड। इसको हमने किससे कनेक्ट किया है? एक बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब देखो, बैटरी से जो कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस नेगेटिव टर्मिनल्स की वजह से इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, क्या है? हमारा एनोड है और वो हमारा कैथोड है। और इसके बीच में हमने फिल किया है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स फिल कर दी हमने, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बीच में। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल्स की वजह से इस पे क्या जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव पोटेंशियल। और यहाँ पे जनरेट हो रहा है नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या है? इस तरीके से हम बनाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है? ओके, अब क्या करेंगे हम?
इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने डाला है NaCl। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल है हमारा NaCl का। केस 1, जब हमने डेफिनेशन लिखा था तो हमने दो चीजें लिखी थी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कब, मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में। तो सबसे पहले हम केस 1 में क्या लेके चलेंगे, मोल्टन स्टेट लेके चलेंगे। यहाँ पे केस 1 है मोल्टन स्टेट। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लिया है, NaCl लिया, इस पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कैटायन और अनायन में ये ब्रेक हो गया। अब जो कैटायन होगा यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज पे जाके स्टक होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे जाके स्टक होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सारे के सारे जो क्लोरीन है वो कहाँ पे चले जाएंगे, एनोड की साइड चले जाएंगे। यहाँ पे सारे आपको क्लोरीन नजर आएंगे। ठीक है, वैसे ही इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या नजर आएगा, सोडियम नजर आएंगे, Na पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज है, यही इसका रीजन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा। एनोड की साइड होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड की साइड होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन में होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्लोरीन का यहाँ पे एनोड का अगर रिएक्शन लिखे हम, एनोड पे Cl नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है हमने यहाँ पे 2 Cl ले लिया है, इस क्लोरीन का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब इसके पास से हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। अभी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये बन जाएगा Cl2 गैस। ठीक है, ये थी कहानी किस पे, एनोड की। वैसे ही अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ये Na है तो ये क्या करेगा, अपने रिडक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये बन गया हमारा Cl2। वैसे ही अब हमें बताना है कि जो Na होगा वो जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तब क्या बन जाएगा, बताओ। पहली से वो Na पॉजिटिव है, यानी कि 2 Na पॉजिटिव को जब हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारा सीधा 2Na। ठीक है, एक हमारा एनोड का रिएक्शन हो गया, एक हमारा कैथोड का रिएक्शन हो गया, ऐसे ही जाके सेपरेट हो जाएंगे। इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए था, ये केस 1 के लिए था। केस 1 क्या है हमारा, मोल्टन स्टेट। ओके, नोट डाउन करो। इसके बाद हम चलेंगे एक्वस स्टेट पे। डन। अब केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 क्या है, केस 2 है हमारा एक्वस स्टेट। देखो एक्वस स्टेट में क्या हो जाएगा, इसमें वाटर अवेलेबल है। जैसे कि अभी हमने नमक की बात की थी, NaCl ले रहे थे हम मोल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में NaCl होगा यानी कि नमक वाला पानी। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। ये हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा ब्राइन सोल्यूशन, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे 2 चीजें हैं। अब पहले सिर्फ NaCl था तो हमें पता था NaCl पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट अभी अब हमारे पास एक्वस स्टेट में H2O भी है। ये क्या, ये किस में ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास 2 कैटायन और 2 अनायन है, तो कौन सा कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनोड पे जाएगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इन दोनों में से जिसका
क्या, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो फटाफट से जाके कैथोड या फिर एनोड से चिपक जाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है कि मिनिमम कितना पोटेंशियल दिया जाए, ठीक है, कितना कम से कम कितना पोटेंशियल दिया जाए कि ये सॉल्यूशन को छोड़ के भाग जाए। ठीक है, अभी इस सॉल्यूशन को छोड़ के भाग के कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ही ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो जो इजीली निकल जाएगा यानी कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना कम है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होगा, हल्का सा पोटेंशियल देंगे और जाके इलेक्ट्रोड से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जो अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें, सॉरी क्लोरीन और OH नेगेटिव की बात करें, ये दोनों हमारे क्या है, एनायन है। ठीक है, और ये दोनों कैटायन है। तो इन दोनों में से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो क्लोरीन का है, तो क्लोरीन जाके इलेक्ट्रोड से चिपकेगा। वहीं अगर हम Na और H की बात करें तो इन दोनों में से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन जाके स्टक हो जाएगा किसके साथ, इलेक्ट्रोड के साथ। ओके, हम सबसे पहले डिस्चार्ज पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखेंगे। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल the minimum potential required to remove the minimum potential required to remove, ठीक है, by an ion from itself, खुद ही में से क्या करना पड़ेगा, हमें इतनी पोटेंशियल इसको देनी पड़ेगी कि यहां से निकल जाए। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड बाय एन आयन टू रिमूव इटसेल्फ out of the electrolysis process, itself out of the electrolysis process। तो कौन निकल जाएगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। यहां पे मैंने बता दिया था कि अगर हम कैटायन की बात करें तो डिस्चार्ज पोटेंशियल of chlorine is less than OH नेगेटिव। ठीक है, और अगर हम एनायन की बात करें तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव इज लेस देन Na पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा और Cl नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस वाले डायग्राम को देखो तो H पॉजिटिव किधर आएगा, कैथोड के साइड, और ये जो हमारे पास दूसरा क्या था, H पॉजिटिव हमारा आएगा कैथोड की साइड और Cl नेगेटिव आएगा हमारा एनोड की साइड। ठीक है, तो एट कैथोड पे क्या जाएगा, H पॉजिटिव, और कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, कैथोड पे होगा हमारा रिडक्शन। तो ये H पॉजिटिव है यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देके हम इसको बना सकते हैं H2 गैस। ठीक है, वहीं अगर हम एनोड की बात करें, एट एनोड, तो एनोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, एनोड पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, सॉरी एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे होगा हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आ जाएगा हमारा क्लोरीन
2 क्लोरीन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ये बन जाएगा हमारा क्लोरीन गैस। ठीक है, एक बनेगा हाइड्रोजन गैस, एक बनेगा क्लोरीन गैस। अब रिएक्शन के अंदर क्या बचा है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, NaOH। और अब हम ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें, अब हम किसकी बात करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन की। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब भी हम NaCl का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Cl2 गैस प्लस H2 गैस और थर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा NaOH। यहां से मिलेगा हमें NaOH इन एक्वस सोल्यूशन। बट मोल्टन में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, एक्वस में क्या है, NaCl वाटर का रिएक्शन कराने टाइम हमें क्लोरीन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा एंड NaOH मिलेगा। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, दिस process is also known as chlor-alkali process। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हुआ है, क्लोरीन हमने फॉर्म किया है, क्लोरीन बनाया है, इसीलिए इसको हमने कहा है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, आपने इसके बारे में, क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब आप सॉल्ट्स पढ़ते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। ठीक है, वहां पे इसका यूज है। तो ये था हमारा मोल्टन स्टेट के बारे में, जहां पे हमने क्या बताया है कि कैथोड और एनोड जो हमारा कैटायन आयन है, ठीक है, वो कैसे डिसोसिएट होगा। अब कितने अमाउंट में डिसोसिएट होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बताने के लिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा फैराडे लॉ। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ। अब इसके बाद क्या है, अब हम जानेंगे क्वांटिटी, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फैराडे लॉ। हेडिंग डालो, क्वांटिटेटिव aspects of इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि फैराडे लॉ। फैराडेज लॉ। अब हम फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, फर्स्ट लॉ में था हमारा कि यहां पे था, पहले वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रही हूं मैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब इसमें W क्या है एंड Q क्या है। W है कि कितना अमाउंट सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है या फिर लिबरेटेड हुआ है, और Q क्या है कि कितना हमने चार्ज पास किया है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर है। W लिखेंगे हम, W था हमारा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, the amount of substance deposited or liberated through electrolysis, liberated through इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है या फिर कितना अमाउंट लिबरेट हुआ है, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अब Q क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज supplied or pass through the electrolytic solution, through the electrolytic
सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू हमने कितना चार्ज पास किया है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट पे डिपॉजिट हुआ है या फिर उससे लिबरेट हुआ है। क्लियर है? अब जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा W इज इक्वल टू जेड क्यू। Z क्या है हमारा? इक्विवेलेंट मास। ओके, ठीक है। अब Q क्या है हमारा? Q होता है चार्ज। Q इज इक्वल टू IT। I है हमारा करंट इनटू टाइम, ठीक है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? W इज इक्वल टू ZIT, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। W इज इक्वल टू ZIT, ये हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है। ओके, क्लियर है? अब हम Z कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन 96500, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा Z। अब हमें इक्विवेलेंट मास नहीं पता तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होता है कि जैसे कि एक रिएक्शन में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो हमें n फैक्टर के बारे में बताता है। जैसे कि अगर कहीं Fe2 पॉजिटिव है तो मतलब इसने 2 चार्ज डोनेट किया है तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम n फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास पता चल गया, कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू ZIT। ये है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, बाकी इसको नोट डाउन करो फैराडेज फर्स्ट लॉ को। ओके, फिर चलते हैं अब हम फैराडेज सेकेंड लॉ पे। डन। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है फैराडे का? यहां पे हमने 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया है। ये एक है हमारा चैम्बर और एक दूसरा चैम्बर है, ठीक है। इसको हमने कैसे कनेक्ट किया है? ये सारे चैम्बर्स सीरीज में कनेक्ट हैं। एक में हमने AgNO3 ले लिया है, एक में हमने AgNO3 और एक में हमने ले लिया है CuSO4। ये 2 अलग अलग चैम्बर्स हैं, ठीक है। 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हैं, सीरीज में लगे हैं। लेकिन जब हम इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है, तो जो सब्सटेंस है जो इस पे डिपॉजिट होगा वो इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास के, ठीक है। ये है हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ। क्या लिखेंगे हम इसमें? यहां पे लिखेंगे व्हेन वी पास electricity or when the same amount of electricity is passed when the same amount of electricity is passed in a different electrolytic solution in a different electrolytic solution which is connected in series, then the matter deposited in a electrolyte is equal to the equivalent mass.
इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अगर हम सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे, तो जो मैटर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। फटाफट से लिखो, फिर इसका हम फॉर्मूला देखेंगे क्या हो जाएगा। कर लिया इसको नोट डाउन। weight of silver is equal to equivalent mass of Ag, and weight of copper is equal to equivalent mass of copper। तो ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। फर्स्ट वाले का क्या था, W इज इक्वल टू ZIT, एंड सेकेंड वाले का है वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag एंड वेट ऑफ Cu इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu, कॉपर। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ। क्लियर है। अब इस पे करेंगे हम एक न्यूमेरिकल जिससे आपको हेल्प हो सके। ओके, नाउ अब क्वेश्चन है हमारा, इफ current of 0.5 ampere flow through metallic wire for 2 hours, then how many electron flow through the wire। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, क्या क्या चीजें गिवन है, हमें यहाँ पे करंट गिवन है, यानी कि I गिवन है 0.5 एम्पियर और T गिवन है यहाँ पे हमारे पास 2 hour। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ का क्या फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू ZIT, यही था, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाने से बेटर है, अगर हमारे पास करंट है और हमारे पास टाइम है तो हम यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला था चार्ज का। सो Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इंटू आवर्स है, तो मिनट एंड देन सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 को हम लिख देंगे 1/2, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3600 कूलम, यानी कि चार्ज हमारे पास आया 3600। देखो 1 फैराडे में 96500 कूलम होता है एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, यहाँ पे क्या है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो सोचो जब 96500 कूलम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 चार्ज प्रेजेंट है, तो 3600 कूलम में कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, यहाँ से x निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और इनटू 3600 अपॉन यहाँ पे आएगा 96500, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2.24 इंटू 10 की पावर 22। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 3600 कूलम में। क्लियर है। हमने इसमें क्या निकाला, सबसे पहले Q निकाल लिया है हमने यहाँ से। ठीक है, Q की हेल्प से हमने क्या निकाला, हमें ये वाली लाइन पता होनी चाहिए थी, बस ये वाली लाइन नोट कर लेना। 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको करने होंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल, बैटरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यही पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।